अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? हम एजुकेटर जॉब्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। एजुकेटर जॉब्स क्या होती हैं? एजुकेटर जॉब से मुराद है स्कूल टीचर जॉब्स। गवर्नमेंट के सरकारी जो स्कूल हैं उनकी टीचर्स की जॉब। ठीक है, तो एजुकेटर जॉब्स कौन सी होती हैं? एजुकेटर जॉब से मुराद है स्कूल टीचर जॉब्स। ठीक है, वो सारे के सारे ग्रेड मैं बताता हूँ। जितने भी ग्रेड्स हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सा ग्रेड होता है और कौन कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, तो सबसे पहले वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। तो गूगल्स लाइसियम में तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब्स भी कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब भी कर रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। वालेकुम सलाम तबिंदा। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी जॉब को कर रहे हैं। अब गूगल लाइसियम का आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मैं 2 मिनट के अंदर अंदर बताता चलूं कि गूगल लाइसियम का नया बैच स्टार्ट हो रहा है कल से। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो कल 9 बजे वाली क्लास अटेंड कीजिएगा। यही सेम लिंक होगा, कल 9 बजे भी अटेंड कीजिएगा। तो कल वाली क्लास अटेंड कीजिएगा, उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। तो मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं पिछले 3 साल से डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा चुका हूँ। वो डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो हज़ारों में है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मेरे तमाम बैचेस का। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो अभी जो नया प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। रात 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्लास का टाइम हुआ करेगा। 2 महीने का सेशन है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी, लेकिन सैटरडे को भी क्लास होगी। सैटरडे को जो है वो आपकी उर्दू से रेलिवेंट जो है वो क्लास हुआ करेगी। तो सैटरडे टू सैटरडे उर्दू की क्लास हुआ करेगी, क्योंकि तहसीलदार के अंदर 100 नंबर का उर्दू का पेपर है। तो उर्दू के ऊपर हमने एक फोकस करना है, तो उर्दू की क्लास सैटरडे टू सैटरडे होगी। लाइव क्लासेस हुआ करेंगी जूम ऐप के ऊपर। जिस तरह अभी जूम ऐप के ऊपर मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, तो लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, 4,000 जो है कंप्लीट फी है। पूरे के पूरे सेशन की जो फीस है वो 4,000 है। 2 माह का सेशन है। ठीक है, तो आप लोग जुमेरात तक, थर्सडे तक, मुझे दिन नहीं याद, दिन कौन सा मतलब, 12 अक्टूबर, आप लोग 12 अक्टूबर शाम 6 बजे तक फीस सबमिट करवा के तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। फी डिटेल्स लेने के लिए 0300 4219 263 गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, जिस लिंक से अभी आपने क्लास ली है ना, यही लिंक होगा पहली 3 क्लासेस का। मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो पहली 3 क्लासेस हैं बैच नंबर 23 की, वो फ्री हैं। यही सेम लिंक होगा। तो आप लोग जो अभी सेमिनार ले रहे हैं, तो वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन इसी लिंक के ऊपर क्लास ले सकते हैं। थर्सडे को जो फीस सबमिट करवाएगा वही क्लास अटेंड करेगा। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन जो है वो लिंक बदल जाएगा, तो वही लोग क्लासेस अटेंड कर सकेंगे जुमेरात से, जो फी सबमिट करवाएंगे। तो 3 दिन मेरी तरफ से फ्री है।
तो यही लिंक होगा जो अभी लिंक था। इस लिंक को आप लोग कहीं पे सेव कर लें, कहीं पे रख लें। तो यही लिंक होगा, ये मंडे को भी यही लिंक होगा, ट्यूसडे को भी और वेंसडे को भी। तो 3 दिन यही लिंक होगा, इसी लिंक के ऊपर जो है वो क्लासेस होंगी। अब बात करते हैं, अच्छा ये जो सेशन है ना, इसमें डिटेल तैयारी होगी तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की। अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, एजुकेटर जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर जॉब्स। यानी जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो उस्ताद हैं वो किस तरह भर्ती होते हैं, और सरकारी स्कूल के जो उस्ताद हैं ये कौन लोग होते हैं, इनकी डिग्री क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करके जो है ये टीचर बनते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अभी हम हर चीज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है बीएड के बारे में, कि मेरे पास अगर बीएड नहीं है तो मैं सरकारी स्कूल टीचर नहीं बन सकता या नहीं बन सकती। सबसे बड़ी जो गलत फहमी है स्टूडेंट्स में वो बीएड को लेके है। देखो बीएड कंपलसरी नहीं है। बीएड जो है वो आप जब अप्लाई करेंगे तब बीएड कोई भी नहीं मांगेगा। ठीक है। बीएड इज नॉट कंपलसरी फॉर एजुकेटर जॉब्स। एजुकेटर जॉब्स में अप्लाई करने के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। ठीक है। मैं सबूत के साथ बात करूंगा, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। और मैं एक दफा सारी चीजें बता दूं, फिर मैं अपना सबूत दिखाऊंगा, ऑफिशियल प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा कि मुझे फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया। मैं विद प्रूफ बात करूंगा। तो जिसने बीएड नहीं किया या जिसका भी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ तो वो परेशान ना हो। दिसंबर के अंदर 21,000 स्कूल टीचर जॉब आ रही हैं। दिसंबर के अंदर 21,000 स्कूल टीचर जॉब्स आएंगी। वो तहसील लेवल पर होंगी। ठीक है। हर तहसील की स्कूल टीचर जॉब्स आएंगी। आप अपने जिले की तमाम तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी मेरा ताल्लुक जिला शेखुपुरा से है और तहसील शेखुपुरा है, तो मैं जिला शेखुपुरा की बाकी 4 तहसीलों में भी अप्लाई कर सकूंगा। ठीक है। तो मेरा ताल्लुक जो है वो जिला शेखुपुरा से है, तो मैं शेखुपुरा की बाकी 4 तहसीलों में भी अप्लाई कर सकूंगा। जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो एजुकेटर जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर वाले एजुकेटर जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और मैंने एग्रीकल्चर के ग्रुप में एजुकेटर जॉब्स का लिंक भी नहीं भेजा। मैंने किसी भी एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में एजुकेटर जॉब्स का इस सेशन का लिंक नहीं भेजा। ठीक है। तो इस सेशन का लिंक मैंने नहीं सेंड किया एग्रीकल्चर वाले किसी भी ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, अब बीएड का क्या रोल है? ठीक है। बीएड का क्या मसला है? बीएड का मसला ये है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको हुकूमत पंजाब 3 साल का टाइम देती है कि 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लो। 3 साल का आपको टाइम दिया जाता है कि 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लो। जो 3 साल के अंदर अंदर बीएड नहीं करता उसे फिर परमानेंट नहीं किया जाता, और वो 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म होने के बाद वो घर चला जाता है। जो उस 3 साल के पीरियड में बीएड कर लेता है, जिन्होंने ऑलरेडी किया है उन्हें दोबारा बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन्होंने पहले से बीएड किया होता है उन्हें दोबारा बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो उन्होंने एक दफा कर लिया है, उन्होंने जमा करवा देना है कि हमने बीएड कर लिया, तो वो जमा हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ उनको 3 साल की मोहलत मिलती है कि आप 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लें। ठीक है। तो बीएड कंपलसरी नहीं है। अब एजुकेटर जॉब्स जो हैं ये 2021 में 16,000 आनी थी। तो पिछले साल आनी थी 2022 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो थी
पिछली पीटीए की गवर्नमेंट जो थी, वो इतनी कोई परेशान घूम फिर रही थी कि एनटीएस को ठेका दें या पीपीएससी को दें। असल में एनटीएस जो है वो एक प्राइवेट इदारा है। एनटीएस में डंडी भी बच जाती है। एनटीएस की जो शफाफियत है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पीपीएससी की है। तो 2019 में जो एजुकेटर जॉब्स थी उनका टेस्ट लिया है पीपीएससी ने। ठीक है। तो पीपीएससी ने टेस्ट लिया था आखिरी दफा जो एजुकेटर जॉब्स आई हैं उनका टेस्ट लिया पीपीएससी ने। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आखिरी दफा जो एजुकेटर जॉब्स आई उनका टेस्ट लिया। ठीक है। तो एनटीएस ने नहीं था लिया, पीपीएससी ने लिया। अब 21,000 जॉब्स आनी है। कौन कौन सी पोस्ट की जॉब्स आनी है? ग्रेड 14 की पोस्ट होती है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, ईएससी, इसकी पोस्ट आनी है। फिर सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर या स्कूल एजुकेटर, ग्रेड 15, इसकी जॉब्स आनी है। फिर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर एसएससी, ये ग्रेड 16 की है, इसकी जॉब्स आनी है। फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, इसकी 16 सीट्स है, इसकी जॉब्स आनी है। तो ये चार पोस्ट हैं जिनकी जॉब्स आनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो जो ग्रेड 14, 15, 16 है उसमें भी आगे 6 कैटेगरीज होंगी। यानी जो ग्रेड 14, 15 और 16 की एजुकेटर जॉब्स हैं उसमें 6 कैटेगरीज होंगी। एजुकेटर साइंस, ठीक है, एजुकेटर आर्ट्स। अच्छा, एचएनडी और फूड साइंस वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। गलती से मुझसे एफएसटी और एचएनडी वाले ग्रुप में लिंक चला गया, गलती से चला गया। ठीक है, वो बाय मिस्टेक चला गया मुझसे। तो एचएनडी वाले एलिजिबल नहीं है। होम इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल हैं। होम इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल हैं। फूड साइंस और एचएनडी वाले जो हैं एलिजिबल नहीं है। एचएनडी वालों के लिए पता है क्या जॉब है? एचएनडी वालों के लिए एक ही जॉब है, वो है जनरल सीट्स। और जनरल सीट्स का जो पेपर होता है वो 100% जीके है। पंजाब फूड अथॉरिटी में जॉब्स आनी है अभी। पंजाब फूड अथॉरिटी में भी जॉब्स आनी है, उसकी रिक्वेजिशन हो चुकी है। तो बहुत जल्द जो है ये दिसंबर तक पंजाब फूड अथॉरिटी में भी जॉब्स आने वाली हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी वालों से ही मैंने पूछा है, उन्होंने कह दिया है कि हमारे डिपार्टमेंट से जा चुका है, तो दिसंबर तक आ जाएगा। तो पंजाब फूड अथॉरिटी में फूड साइंस वाले और एचएनडी वाले जो हैं वो एलिजिबल होंगे। एचएनडी वालों के लिए जॉब्स आ रही हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में, और फूड साइंस वालों के लिए भी आ रही हैं। अच्छा जी, एजुकेटर साइंस है, एजुकेटर आर्ट्स है, एजुकेटर कंप्यूटर साइंस है, एजुकेटर अरेबिक है, एजुकेटर फिजिकल एजुकेशन है, एजुकेटर फाइन आर्ट्स है। तो ये 6 कैटेगरीज के अंदर स्कूल टीचर जॉब्स जो हैं ये डिवाइडेड हैं। ठीक है, 6 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइडेड है। अब एजुकेटर साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एजुकेटर साइंस में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, या बीएस किया हो, या बीएस ऑनर्स किया हो, या बीएससी ऑनर्स किया हो, या 16 ऑफ एजुकेशन हो, 16 साल एजुकेशन। एमफिल नहीं चाहिए। यहाँ पे मास्टर से मुराद है एमएससी। यहाँ पे मास्टर से क्या मुराद है? एमएससी। एमफिल आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं चाहिए। एमफिल आपको किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं चाहिए। सरकार की रिक्वायरमेंट ही 16 ऑफ एजुकेशन होती है और ग्रेजुएशन होती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट तो ये जस्ट यूनिवर्सिटीज वाले, क्योंकि एचईसी की पॉलिसी है कि यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर होगा वो एमफिल होगा। यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर होगा वो एमफिल होगा। या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे रिसर्च होती है वहां पे एमफिल रिक्वायरमेंट है।
तो यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अलावा कहीं भी एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। तो एमफिल कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है? यूनिवर्सिटी में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। लेक्चरर की सीट्स आएंगी उसमें भी एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। लेक्चरर की जो सीट्स आएंगी ना उसमें भी एमफिल नहीं चाहिए। तो जिस बच्चे ने एमएससी किया, और ना ही एमफिल वालों को प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। मतलब कोई ये समझे कि जी उसने एमफिल किया, उसने पीएचडी किया तो उसे प्रेफर करेंगे, ऐसा नहीं होता। सबको उन्होंने 16 एजुकेशन तक ही देखना है। ठीक है। कोई ये नहीं देखता कि अच्छा इसने पीएचडी किया तो उसे रख लेते हैं। तो पीएचडी एमफिल की कोई वर्थ नहीं होती पीपीएससी के सामने। ठीक है। पीपीएससी के सामने पीएचडी एमफिल की जीरो वर्थ है। जीरो। हाँ, अगर उन्होंने एमफिल रिक्वायर्ड की है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जॉब आई है, किसी यूनिवर्सिटी की जॉब है, एमफिल रिक्वायर्ड है, फिर वो एमफिल तक आपका चेक करेंगे कि कितने कितने मार्क्स हैं। अदरवाइज जीरो वर्थ है। आप बेशक पोस्ट डॉक कर लो, तो एजुकेटर्स में आपके पोस्ट डॉक काम नहीं आनी, ना इसके नंबर लगने हैं, ना एमफिल के नंबर लगने हैं। ठीक है। तो एमफिल आपको प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में जॉब दे देगी। पीपीएससी में एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। एमफिल बस प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज वाले मांगते हैं, सरकार नहीं मांगती। तो एमएससी बॉटनी, एमएससी जोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट फील्ड्स। यानी देखा, सीटीआई जॉब्स में एमफिल के स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। क्या सीटीआई परमानेंट जॉब्स हैं? नहीं ना, परमानेंट है। सीटीआई वाले जो टीचर्स होते हैं वो 300 रुपए दिहाड़ी पे होते हैं। ठीक है। सीटीआई वाला 300 रुपए एक टाइम के होते हैं, पता है वो कितने? 24,000 बनते हैं महीने, कितने बनते हैं? ठीक है। तो सीटीआई को रहने दें आप, वो एक प्राइवेट टीचर की तरह हायर करता है सरकारी कॉलेज, वो कोई परमानेंट नहीं होता। मैं आपको अभी लेक्चरर का भी दिखाता हूँ। ठीक है, लेक्चरर का भी मैं दिखाता हूँ। आपकी तसल्ली, ये एजुकेटेड जॉब्स का बता दूं, फिर मैं आपको लेक्चरर का बताऊंगा, आपको तसल्ली करा के भेजता हूँ मैं कि लेक्चरर में क्या क्राइटेरिया, लेक्चरर में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एजुकेटेड साइंस में इनकी जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, अब देखो बायोलॉजी की जो रेलिवेंट फील्ड है वो कौन कौन सी है। जो बायोलॉजी की रेलिवेंट फील्ड है वो वो बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है। ठीक है। तो बायोलॉजी की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। केमिस्ट्री की जो रेलिवेंट फील्ड है बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री वाले जो हैं वो भी एजुकेटेड साइंस में एलिजिबल हैं। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी एजुकेटेड साइंस में एलिजिबल है। यानी बॉटनी की जो भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, जोलॉजी की जो भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, बायोलॉजी की जो भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, फिजिक्स की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, केमिस्ट्री की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, मैथमेटिक्स की, इनकी तमाम रेलिवेंट फील्ड्स जो हैं वो एजुकेटेड साइंस में एलिजिबल है। ठीक है। तो एजुकेटेड साइंस में बायो की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं वो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है। वो तमाम की तमाम एलिजिबल है। तो माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं एजुकेटेड साइंस के लिए। इसके अलावा इसके अलावा जी, एजुकेटेड साइंस का पेपर किस तरह का आता है? एजुकेटेड साइंस का जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। 100 एमसीक्यूज आएंगे, 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी एक गलत हो गया तो -0.25 हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है एजुकेटेड साइंस के पेपर में। अब सिलेबस क्या होगा? सिलेबस के अंदर देखें, जो 50% एमसीक्यूज होंगे वो आएंगे जनरल नॉलेज में से, यानी 100 में से 50 एमसीक्यूज आएंगे जीके में से। 100 में से 50 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? 100 में से 50 एमसीक्यूज आएंगे जनरल नॉलेज में से। जीके में से आएंगे 100 में से 50 एमसीक्यूज। बाकी के 50 एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? जो बाकी के 50 एमसीक्यूज हैं वो पाँच छ सात आएंगे बॉटनी में से। इसी तरह ही 6-7 आएंगे जोलॉजी में से, 6-7 आएंगे केमिस्ट्री में से, कोई 10 को 6-7-10 फिजिक्स में से, मैथमेटिक्स में से कुछ आ जाएंगे, कुछ बायोलॉजी में से आ जाएंगे। यानी ये कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स। ये जो 6 सब्जेक्ट्स मेंशन है, इन 6 सब्जेक्ट्स में से 50 एमसीक्यूज आने हैं। यानी अगर आपने बेशक बॉटनी की डिग्री की है तो आपने
आपको फिजिक्स के एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, आपको मैथ्स के एमसीक्यूज भी आएंगे, आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी आएंगे। अगर आपने जोलॉजी की डिग्री की है तो आपको फिजिक्स के भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, बायो के भी आएंगे, बॉटनी के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे। आपने केमिस्ट्री में डिग्री की है तो बॉटनी, जोलॉजी, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब के एमसीक्यूज आपको आएंगे। मैथ्स की डिग्री की है तो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब के एमसीक्यूज आएंगे। यानी आपका सबका पेपर सेम होगा, सबका पेपर सेम होगा। बेशक बॉटनी में डिग्री की है, बेशक जोलॉजी में डिग्री की है, किसी भी चीज में अगर डिग्री की है पेपर सेम आएगा। पेपर आप सबका सेम है। ठीक है। तो इसमें मुझे बताएं कि फिर वेटेज किसकी ज्यादा है। क्या मैथ वाला बच्चा बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री कर जाएगा, बायो कर जाएगा? क्या बॉटनी जोलॉजी वाला मैथ कर लेगा जो 10-12 एमसीक्यूज आने हैं? मुझे बताएं इसमें वेटेज किसकी ज्यादा है। कौन सा बच्चा जो है वो चला जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा? किसको एज जो होगा, किस स्टूडेंट को एज जो होगा? जिसके ये जीके वाले 50 में से 40 प्लस नंबर आएंगे ना, जिसके जीके वाले 50 में 40 से प्लस नंबर आएंगे, 40 से ज्यादा नंबर आएंगे, वो एजुकेटर बन जाएगा, एजुकेटर साइंस बन जाएगा। अभी मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी बताता हूँ, ये तो एजुकेटर साइंस है ना। अभी एजुकेटर आर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। एजुकेटर आर्ट्स के अंदर जो है वो इंग्लिश, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू वगैरह सारे आ जाएंगे। तो कौन सा बच्चे को एज है? उस बच्चे को एज है जिसका जीके अच्छा है। तो ये मैं प्रूफ के साथ, अभी प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, अभी मैं आपको प्रूफ भी शो करूंगा कि जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं उसका सबूत क्या है। ठीक है। तो किसका किसकी सिलेक्शन होगी? जीके वाले की, जीके वाले की। ठीक है। अब आप लोग जीके को मामूली समझते हैं, आप लोग समझते हैं कि जीके की कोई वर्थ नहीं है। मैंने जी बॉटनी में डिग्री कर ली है तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैंने जोलॉजी में डिग्री कर ली है तो बहुत बड़ा तीर चला गया, केमिस्ट्री में कर लिया बहुत बड़ा तीर बच गया। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो जीके को हर पेपर में क्यों डालती है? क्योंकि जीके एक ऐसी चीज है जो मेक और ब्रेक करता है। लेक्चरर के अंदर भी 20 एमसीक्यू जीके के क्यों होते हैं? मेरे जितने भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज आप सुन लें, जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे जीके के, जो मेरे लेक्चरर बने हैं स्टूडेंट्स, लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर ज्योग्राफी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स लेक्चरर बने हैं उन सब के जो पॉइंट्स हैं जीके के ऊपर, उन सब के जो कहना है जीके के ऊपर, वो जरा सुने। वो सब के सब ये पिटते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि जीके आना चाहिए, वो 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उनकी सिलेक्शन इस तरह नहीं थी हो गई कि उन्होंने जीके छोड़ दिया था। ठीक है। तो जीके जो होता है वो मेक और ब्रेक होता है, ये मेरिट बना देता है पकड़ के। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट लेक्चरर बने हैं उनके इंटरव्यूज कहते हैं तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक भेज दूंगा। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन तमाम लेक्चरर्स के लिंक भेज दूंगा। सुने जरा उनके इंटरव्यूज कि कैसे उन्होंने तैयारी की, किस किस किताबों से की, इंटरव्यू में क्या आया, पेपर में क्या आया, और वो क्या समझते हैं कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो जीके इम्पोर्टेंट है, इसकी वर्थ है। ठीक है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें जीके ना आता हो। एक दफा आप लोगों ने एक दफा आप लोगों ने लाजमी जीके को करना पड़ना है आपको जिंदगी में। ठीक है। जीके एक दफा कर लें, फिर जिंदगी सुकून में हो जाएगी, जिंदगी जो है ना वो सुकून में चली जाएगी। उसके बाद एजुकेटर आर्ट्स, एजुकेटर आर्ट्स की बात करते हैं। एजुकेटर आर्ट्स में भी एमफिल नहीं चाहिए, एजुकेटर साइंस में भी एमफिल नहीं चाहिए, एजुकेटर आर्ट्स में भी एमफिल नहीं चाहिए। मास्टर्स डिग्री से मुराद है यहाँ पे एमए, एमएससी। ठीक है। होम इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं वो बीएस करते हैं तो बीएस होम इकोनॉमिक्स जो है वो चल जाएगी। तो बीएस होम इकोनॉमिक्स जो है वो एलिजिबल है एजुकेटर आर्ट्स के लिए। एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए इस्लामियात, एमए पाकिस्तान स्टडीज, एमए साइकोलॉजी, एमए होम इकोनॉमिक्स, एमए एजुकेशन, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स वाले जो हैं वो एजुकेटेड साइंस में एलिजिबल नहीं है,
वो एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वाले जो हैं वो एजुकेटर आर्ट्स में आर्ट्स में एलिजिबल हैं, एजुकेटर आर्ट्स में एलिजिबल हैं स्टैटिस्टिक्स वाले। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस वाले, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, ठीक है, एमएससी ज्योग्राफी और इनकी रेलिवेंट फील्ड्स। अब ज्योग्राफी की जो रेलिवेंट फील्ड है वो इन्वायरमेंटल साइंस का है। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो है वो एजुकेटर आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकेगा। तो इन्वायरमेंट साइंस वाले बच्चे को जो है वो, है कोई इन्वायरमेंट साइंस वाला आप में से? तो इन्वायरमेंट साइंस वाला जो है उसको थोड़ी सी एज है कि वो दोनों में अप्लाई कर सकेगा, एजुकेटेड साइंस में भी और एजुकेटेड आर्ट्स में भी। तो रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर इनकी जो इनके जो बराबर जो फील्ड्स हैं, यानी इन सब्जेक्ट्स की जो फर्दर फील्ड्स हैं वो भी, जिस तरह इस्लामियात की डिफरेंट है, ठीक है, इस्लामियात के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो वो फील्ड्स, ठीक है। तो एमए किया हो या बीएस किया हो या बीए ऑनर्स किया हो या बीएस किया हो, बीएससी ऑनर्स की हो, 16 साल एजुकेशन मांगी हुई है और कम से कम सेकंड डिवीजन हो, ठीक है, ठीक है, कम से कम। अच्छा, जिनका बीएड ऑनर्स है वो आर्ट्स में आ जाएंगे। वो एजुकेशन के, अगर एमए एजुकेशन के बराबर है उनका, जिनका बीएड ऑनर्स है, अगर वो एमए एजुकेशन के बराबर है तो वो एजुकेटर आर्ट्स में आएंगे, ठीक है। जिनका बीएड ऑनर्स है, अगर उनका बीएड ऑनर्स एमए एजुकेशन के बराबर है तो वो फिर एजुकेटर आर्ट्स में आएंगे, ठीक है, एजुकेटर आर्ट्स में आएंगे। अब एजुकेटर आर्ट्स का क्या सिलेबस? एक वन पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज का एक पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स टाइम होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी ये गलत हो गया तो आपके जो है वो 25, 0.25 जो है वो कट जाएंगे। तो 0.25 जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, 0.25 जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। एजुकेटर आर्ट्स का क्या सिलेबस है? 100% जनरल नॉलेज। बेशक आपने कोई भी सब्जेक्ट में डिग्री की है, होम इकोनॉमिक्स में की है, ठीक है, आपने होम इकोनॉमिक्स में डिग्री की हुई है, आपने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की है, आपने पाकिस्तान स्टडीज में की है, आपने स्टैटिस्टिक्स में की है, तो एजुकेटर आर्ट्स में तो आनी पेपर में जीके है। आपके सब्जेक्ट में से तो कुछ भी नहीं आना। जिन्होंने इंग्लिश में की है, उर्दू में की है, एजुकेशन में की है, तो उनको भी उनकी डिग्री में से कुछ नहीं आना, जनरल नॉलेज में से आना है। तो एजुकेटर आर्ट्स का जो पेपर है वो 100% जीके में से है, 100% जीके में से है एजुकेटर आर्ट्स का पेपर, ठीक है। तो एजुकेटर आर्ट्स का जो पेपर है वो 100% आएगा जीके में से, जीके में से आएगा 100%। उसके बाद एजुकेटर कंप्यूटर साइंस। एजुकेटर कंप्यूटर साइंस में एमएससी, यानी 16 साल एजुकेशन मांगी हुई है। अ, वो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, वो एमसीएस हो, वो एमआई, वो मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एमएससी हो, मास्टर्स ऑफ साइंस आईटी हो, ठीक है, एमएससी आईटी हो, बीएससी ऑनर्स यानी बीएस कंप्यूटर साइंस हो या बीएस आईटी हो, या इनकी जो रेलिवेंट ब्रांचेस हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। यानी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, ये तमाम एलिजिबल हैं एजुकेटेड कंप्यूटर साइंस में। बीएसआईटी भी एजुकेटेड कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल है, ठीक है। तो बीएसआईटी जो है वो भी एलिजिबल है एजुकेटर कंप्यूटर साइंस में। तो एजुकेटेड कंप्यूटर साइंस में बीएसआईटी जो है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। अब इसमें 80% आना है इन तमाम सब्जेक्ट्स में से, यानी 100 में से जो 80 एमसीक्यूज आने हैं वो कुछ एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस के होंगे, कुछ आईटी के होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होंगे, मिक्स होंगे। तो 80 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे एजुकेटेड कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच से। और जो 20 एमसीक्यूज होंगे, जो 20 एमसीक्यूज होंगे वो जीके के होंगे। तो जनरल नॉलेज इधर भी जान नहीं छोड़ा, तो जनरल नॉलेज यहाँ पे भी मस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी जनरल नॉलेज जान नहीं छोड़ा। अच्छा, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स है ना वो एजुकेटेड साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बायो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो रेलिवेंट फील्ड है बायो की, वो बायोलॉजी के इक्वल है। तो वो बायोलॉजी के इक्वल है, तो इसलिए जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले जो हैं वो एजुकेटर साइंस में जो है वो एलिजिबल है।
एजुकेटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एज रिक्वायरमेंट क्या है? एज रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? 20 साल से 30 साल के मेल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन सबको होती है, सबको एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। सबको, सबके लिए है ये एज रिलैक्सेशन। ये जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए होती है। तो 35 साल तक के मर्द अप्लाई कर सकते हैं, और 38 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो 35 साल तक के मर्द अप्लाई कर सकते हैं, और 38 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है 35 और 38 हो। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट नोट क्या है जी? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन ऑल एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ योर रिस्पेक्टिव डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। आप अपने डोमिसाइल वाले जिले की तमाम तहसीलों में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डोमिसाइल वाले जिले की तमाम सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डोमिसाइल वाली अपने जो डोमिसाइल वाला जिला है उसकी तमाम तहसीलों में अप्लाई कर सकते हैं। अब तमाम तहसीलों में अप्लाई करने से मुराद है कि एजुकेटर जॉब्स आनी है तहसील वाइज, कि तहसील शेखुपुरा कितनी सीट्स हैं, तहसील शरकपुर कितनी होंगी, तहसील फिरोजवाला कितनी है, तहसील सफदराबाद कितनी है। तो मैं शेखुपुरा का होते हुए तमाम तहसीलों में एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो मैं तमाम तहसीलों में एलिजिबल हूँ। अच्छा, वैसे मैं एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल हूँ, मैं एजुकेटर आर्ट्स के लिए एलिजिबल हूँ। तो हालांकि मैंने चूंकि मल्टीपल डिग्रीज की हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में मेरी डिग्रीज हैं, तो मेरी कोई ना कोई डिग्री मुझे किसी ना किसी में एलिजिबल कर देती है, ठीक है। तो मतलब मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स मेरी एग्रीकल्चर में, लेकिन मैंने उसके अलावा भी बड़े सब्जेक्ट्स में डिग्रीज की हुई हैं। तो मेरी कोई ना कोई डिग्री मुझे किसी ना किसी पोस्ट पे तो एलिजिबल बनाए रखती है, ठीक है। ये अलग बात है कि मैं अप्लाई नहीं करता, लेकिन मुझे जो है वो एलिजिबल किए रखती है। एच एंड डी वाले जो हैं वो एजुकेटेड जॉब्स में एलिजिबल नहीं है। एच एंड डी वाले जनरल सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आइडिया है कि जनरल सीट क्या होती है? इरम, आपको पता है जनरल सीट क्या होती है? आप में से किस किस को ये नहीं पता कि पीपीएससी की जनरल सीट क्या होती है? आप लोगों को अगर नहीं पता तो मुझे बता दें, ताकि एजुकेटर्स के बाद मैं फिर जनरल सीट्स का भी बता दूं। मैं आप लोगों को जनरल सीट्स का भी बता दूं। नहीं पता आप लोगों को? नो आइडिया? जी, मैं जनरल सीट्स का भी बताता हूँ अभी, ठीक है। और अभी जो जो भी सीट्स आई हैं तमाम सीट्स का बताता हूँ मैं। और जितनी भी सीट्स आई हुई है ना अभी, उन सब का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी सबका बताता हूँ मैं। तो इसके अलावा जी, आप अपने डोमिसाइल वाले जिले में अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दी अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या? बीएड। The appointee who lacks professional qualification will have to acquire requisite professional qualification within contractual period. Otherwise, she will stand terminated on completion of contractual period. आप सबका पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें अब यही होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो प्रोबेशन पीरियड होता है, और 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको पक्का कर देते हैं। तो पहले वो देखते हैं कि बंदा ठीक तो है, ये ना हो कि बंदा जो है वो ठीक ही ना हो। लेकिन बहुत सी ऐसी जॉब है, जैसे तहसीलदार है, तहसीलदार पहले दिन से परमानेंट होता है। तहसीलदार अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो, तो जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएगा वो तो पूरी तहसील बेच देगा पकड़ के। यानी तहसीलदार एक ऐसी बला चीज है, वो पूरी की पूरी तहसील बेच सकता है, ठीक है। अगर कोई करप्ट सा तहसीलदार आ जाए, वो तो पूरी की पूरी तहसील बेच के खा जाएगा। तो इसलिए तहसीलदार जैसी पोस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर जैसी जो पोस्ट होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। जो ज्यादा अथॉरिटी वाली जॉब होती है, जिस तरह सब इंस्पेक्टर है। अब सब इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दें तो सब इंस्पेक्टर जो है वो तो लोगों का जूस निकाल देगा पकड़ के। तो परमानेंट होगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, कि मैंने भाई पूरी नौकरी करनी है। मैं कौन सा 1-2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर बनाऊं?
लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, हुकूमत देखती है कि ये बंदा काम का भी है या नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान वो देखते हैं और उसके बाद आपको परमानेंट करते हैं। तो एजुकेटर्स में भी आप पहले 3 साल के लिए कच्चे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस 3 साल के पीरियड में आपने बीएड करना है। जिन्होंने बीएड नहीं किया होगा, उन्होंने बीएड करना है इस 3 साल के पीरियड में। यानी बीएड के बगैर भी आप लोग एजुकेटर में अप्लाई कर सकते हैं। यानी दिसंबर तक अगर किसी का बीएड ना भी हुआ हो तो वो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। तो दिसंबर तक अगर किसी ने बीएड नहीं भी किया तो मसले वाली बात नहीं है, वो अप्लाई कर सकेगा बगैर बीएड के भी। लेकिन सिलेक्शन के बाद उसके बाद 3 साल का टाइम होगा कि वो अपना बीएड मुकम्मल कर ले। ठीक है, 3 साल का उसके पास टाइम होगा अपना बीएड कंप्लीट करने का। उसके बाद जी आपको 4 पॉइंट्स इजाफी मिलेंगे अगर आप अपनी तहसील में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एजुकेटर के लिए तो आपको अपनी तहसील का होने की वजह से 4 पॉइंट्स जो हैं वो अजाफी मिलेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, अपनी तहसील का एडवांटेज वो आप लोगों को देते हैं। अब मैं आपको सबूत दिखाने लगा हूं। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो मैंने आप लोगों को कहा था प्रूफ का, तो 1 मिनट दें जरा, मैं प्रूफ को ओपन कर लूं। ओके जी, हमारा प्रूफ जो है वो ओपन हो चुका है। अब मैं आपको शो करवाता हूँ। तो जो लोग कहते हैं जी एजुकेटेड जॉब्स का टेस्ट एनटीएस लेता है हमेशा, तो उनके लिए सबसे पहले ये देख लें, ये एडवर्टाइजमेंट एनटीएस की है या पीपीएससी की है। ये आखिरी दफा जो 2019 में एजुकेटर की सीट्स आई थी, ये उसकी एडवर्टाइजमेंट है। तो खुद आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एजुकेटर की सीट्स आई हैं, ये 2019 में आई थी और ये पीपीएससी लिखा हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एजुकेटर जॉब की जो है वो करती है, रिक्रूटमेंट करती है। एनटीएस को दिया था एक जमाने में, 2018 तक एनटीएस के पास था, लेकिन 2019 में फिर ये आ गया था पीपीएससी के पास। तो अभी भी पीपीएससी जो है वो करेगी, पीपीएससी ही। ये तो पीटीए की गवर्नमेंट में था कि एक दो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने फ्रॉड करना था, उन्होंने पैसे बनाने थे। देखें, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है ना, एनटीएस है, ओटीएस है, ये प्राइवेट है। ठीक है, पीपीएससी सरकार की है। पीपीएससी वालों को कोई मुनाफा नहीं होना, इन्हें तनख्वाहें मिलती हैं। तो प्राइवेट कंपनी वालों ने मुनाफा कमाना होता है। तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होती है, सरकार सरकार होती है। तो पीपीएससी जैसी शफाफियत जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती। तो पीपीएससी जैसी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं ला सकती। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से थे, और उनकी ग्रेड 17 में सिलेक्शन हुई है। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ कि उनके पास कोई सिफारिश नहीं थी, कोई उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोग पीपीएससी में मेरिट पे सिलेक्ट हुए। तो पीपीएससी को ये ऐसी बदनाम है, जिन लोगों के अपने टेस्ट क्लियर नहीं होते वो कह देते हैं जी पीपीएससी में दाव लगता है, पीपीएससी में सिफारिश होती है, पीपीएससी में पैसे लगते हैं। मेरे 170 से ज्यादा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, और 170 के 70 वो है जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं।
वो स्टूडेंट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके पास 20-20 25-25 लाख नहीं है। अगर उनके पास 20-20 25-25 लाख होते तो वो बाहर होते, वो पाकिस्तान से बाहर होते। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पाकिस्तान में थे। अच्छा जी, लैपटॉप को जो है वो चार्जिंग पे मैं लगाना भूल गया था, तो वो बंद हो गया। इसलिए जो है वो आपको अभी स्क्रीन शो होना बंद हो जाएगी। तो पीपीएससी जो है ना, उसे बदनाम किया हुआ है। तो पीपीएससी जो महकमा है, उसे सिर्फ बदनाम किया हुआ है कि सिफारिश होती है, पैसे चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट के ऊपर होता है। हाँ, पाकिस्तान है, 100 में से कोई एक आध केस हो जाता होगा कि इंटरव्यू के अंदर किसी को प्रेफरेंस हो गई है, ये वो। पाकिस्तान है ना, एरर का चांस है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फरिश्ते तो है नहीं सारे। तो वो इक्का दुक्का केसेस होते हैं, ठीक है। इक्का दुक्का केसेस होता है। अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर की जब इंटरव्यूज हुए थे, तो मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे पास सिफारिश भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इंटरव्यू के लिए तो क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या मुझे वो रख लेंगे? क्योंकि मुझे हर सीनियर यही कह रहा है, और हर सीनियर मुझे यही कह रही है कि तुम्हारे पास अगर सिफारिश है तो तुम एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाओगी ग्रेड 17 की। अगर तुम्हारे पास सिफारिश या पैसे नहीं है तो तुम नहीं बनोगी। ठीक है। मैं मतलब पहले थोड़ा सा मुझे हंसी हंसी, मतलब मैं ऐसे हंस के मैंने कहा किस बेवकूफ ने आपको ये कहा? यानी लोगों ने जो उस उनके जो एमफिल के सीनियर्स थे या पीएचडी के सीनियर्स थे, उन्होंने इस तरह डरा दिया कि तुम्हारे पास ना तो सिफारिश है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारी तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। वही लड़की जो है वो टॉप 5 में आई है। वही लड़की टॉप 5 के अंदर आई है। और जो इस साल की टॉपर थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की, मैं उन्हें भी जानता हूँ। ठीक है, उन्हें भी मैं जानता हूँ। कोई पैसे नहीं है उनके पास, कोई उनके पास सिफारिश नहीं है। ठीक है। और भी मेरी जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन हुई, मैं उन्हें भी जानता हूँ। ठीक है। कि उनके पास भी, किसी के पास भी सिफारिश नहीं थी है, किसी के पास पैसे नहीं थे। तो उन सब की किस तरह होगी फिर? अगर पीपीएससी में धांधली होती है, पीपीएससी में सिफारिशें चलती हैं, तो जो जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह सिलेक्ट हो रहे हैं? ठीक है। आपको बहुत लोग कहेंगे जी सरकारी नौकरियां बिकती हैं, सरकारी नौकरियां बिकती होंगी, लेकिन वो पीपीएससी नहीं बेचता। वो जो छोटे छोटे ग्रेड्स की जॉब्स होती हैं, जो डिपार्टमेंट खुद ही टेस्ट लेता है, डिपार्टमेंट खुद ही इंटरव्यू लेता है, उसमें दाव लगता है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास आ जाती है ना जॉब, कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूट करना है, तो वहां पे धांधली नहीं होती, वहां पे दो नंबरी नहीं होती। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पीपीएससी हो, अब पीपीएससी के अंदर कौन बंदे इंटरव्यू लेते हैं? वो बंदे इंटरव्यू लेते हैं जो 35-35 साल, 36-36 साल गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, और वो भी अच्छी शोहरत वाले, करप्ट नहीं। जो अच्छी शोहरत वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छी शोहरत वाले रिटायर्ड जजेस हैं, उनको जो है वो मेंबर बनाया जाता है पीपीएससी का, और मेंबर बनाया जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। अभी लैपटॉप मेरा चल पड़ा है, बस एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाए फिर मैं आपको लेक्चरर का भी बताता हूँ। अभी हम लेक्चरर को भी डिस्कस करेंगे, जनरल सीट्स का भी डिस्कस करेंगे, जो अभी करंट सीट्स आई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो मुझे ये 15-20 मिनट दें, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, देखो पीपीएससी वालों ने ना ये मार्च 2023 में एक पॉलिसी बनाई है। जो मार्च 2023 में पीपीएससी की पॉलिसी है, उसके मुताबिक क्या है कि 6 महीने हमने जॉब्स अनाउंस करनी है और 6 महीने जॉब्स अनाउंस नहीं करनी। यानी जनवरी से लेके जुलाई तक जो है वो हम पीएमएस के ऊपर फोकस करेंगे, पीपीएससी वालों ने कहा है। और अगस्त से लेके, या जुलाई से, सॉरी, जनवरी से लेके जून तक, जनवरी से जून तक जो है उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पीएमएस के ऊपर फोकस करेंगे, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम फोकस करेंगे वन पेपर एग्जाम्स के ऊपर। तो अब दिसंबर के बाद 6 महीने तक जॉब्स नहीं आनी। दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर जून तक जॉब्स नहीं आनी। हाँ, अगर पीपीएससी के मेंबर सारे के सारे बदल जाएं, चेयरमैन बदल जाए, तो नई पॉलिसी ली है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज जो अभी करंट पॉलिसी है, ये 8 अक्टूबर 2023 को, वो यही है कि पीएमएस के ऊपर पहले 6 महीने फोकस करना है। यानी फरवरी के अंदर पीएमएस की एडवर्टाइजमेंट आएगी असिस्टेंट कमिश्नर की, और मई जून के अंदर जो है, मई के अंदर जो है वो पीएमएस के पेपर होंगे। ठीक है, तो पहले 6 महीने पीएमएस के ऊपर पीपीएससी ने फोकस किया करना है।
और बाकी 6 महीने जो है वो उन्होंने वन पेपर के ऊपर फोकस करना है। तो ये पीपीएससी की पॉलिसी है। तो अगर अब आप लोगों ने तैयारी ना ना की, ये जॉब्स मिस कर दी, तो अगले 6 महीने कोई जॉब नहीं आनी। ठीक है। यही 2-3 महीने हैं तैयारी के, यही 2-3 महीने अप्लाई करने के, फिर पूरे साल के बाद आनी है जॉब्स। ठीक है, हाँ आ भी सकती हैं। एफपीएससी की हर महीने आती हैं, आएंगी भी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, जॉब्स आती भी रहती हैं, अकेली पीपीएससी की तो नहीं आती, और भी महकमे जो है वो रिक्रूटमेंट के हैं, वो अनाउंस करते रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि पीपीएससी की नहीं आएगी तो सरकारी नौकरियां नहीं आएंगी, वो तो आएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब वालों के लिए जो जॉब्स अनाउंस करता है वो पीपीएससी अनाउंस करता है। ठीक है। तो पीपीएससी के जरिए ही पंजाब की ज्यादातर जॉब्स की रिक्रूटमेंट होती है। तो लैपटॉप मेरा ओपन हो गया, बस जूम जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अभी वो एजुकेटर वाली एडवर्टाइजमेंट भी ओपन हो जाए, तो फिर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं ताकि आपकी तसल्ली हो। ठीक है, सबूत आपको मैं दिखाता हूँ जी, ताकि जो आपके सुनी सुनाई बातें हैं ना ये खत्म हो। वरना आप लोग पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं, और फिर आप लोग अप्लाई भी नहीं करते, तैयारी भी नहीं करते। तो आज मैं आपको तमाम जॉब्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग तैयारी तो स्टार्ट करो। अल्लाह के बंधु, आपको तो आइडिया ही नहीं जॉब्स का। आपने 4 साल की जो डिग्री की है वो जाया करनी है। ठीक है, क्यों बंदा डिग्री करता है? इसलिए करता है ना, कोई अच्छी जॉब हो, कोई अच्छी इनकम हो। तो अगर आपको यही ना पता हो कि आपकी डिग्री का फ्यूचर क्या, आप किस किस में अप्लाई कर सकते हो, किस किस में नहीं कर सकते, तो फायदा क्या डिग्री का। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस किस में एलिजिबल हैं, लेक्चरर में हैं, एजुकेटर में हैं, किस किस में एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। तो ये जरा जो है ना जूम ओपन हो गया, एडवर्टाइजमेंट ओपन मैं कर लूँ। माजरत जी, मेरी गलती की वजह से आपकी 10-15 मिनट जो है वो ज़ाया हो गए हैं। मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया होता तो वो बंद ना होता। तो अभी जो है वो मैं करने लगा हूँ एडवर्टाइजमेंट ओपन। बस 1 मिनट दें, ये बस ओपन होने लगी है। बस 1 मिनट। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? कौन कौन बोर हो गया? सच सच बताएं, कौन कौन बोर हो रहा है? तो चैट के अंदर आप लोग बता सकते हैं जी कौन कौन बोर हो रहा है। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो गई है। असल में मैं भी अपना संडे आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को ना बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है। तो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, मैं इसलिए अपना संडे जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपना संडे। ठीक है, अभी मैं भी संडे का दिन था, मेरे एक दोस्त का वलीमा था, वो मुझसे लड़ भी रहा था कि यार रात को बैठते हैं। ठीक है। तो तो मतलब मेरे सारे स्कूल के दोस्त इकट्ठे हुए थे। तो मैं फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने जो है वो पहले एक सेमिनार रखा हुआ था स्कॉलरशिप का, मैंने कहा नहीं मैं आज कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को बताऊं, संडे है तो फ्री होंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब 30-35 लोग जो है वो सेमिनार ले रहे होते हैं, यानी 2-2 हजार बच्चा ग्रुप्स के अंदर ऐड हो। ये जो टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप्स हैं इंग्लिश के, उसमें 1900 बच्चे ऐड हैं। फिर एमफिल वालों में 400-400 बच्चे ऐड हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो सेशन अटेंड नहीं करते। यानी स्टूडेंट समझते हैं कि वो बहुत बिजी हैं और दूसरा बंदा जो है विल है।
अगर मैं आप लोगों को एजुकेटेड के बारे में ना भी बताता, ये सेशन ना भी रखूं, तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता, या मेरा क्या नुकसान होता? ठीक है, तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, और ना मेरा कोई फायदा है। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों का फायदा है, मेरा तो नहीं है। अच्छा जी, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो गई है, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है? यूपीएससी की तैयारी पे फोकस करिए, एमएससी पे, दोनों पे फोकस करें, दोनों पे फोकस करें। तो एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही है। अब ये हमारा सबूत जो है वो हमारे सामने आ गया। HND वालों का मैं तसल्ली से बताता हूँ, फातिमा बस 5-10 मिनट मुझे दे दो। HND वालों का मैं तसल्ली से बताता हूँ। ठीक है, तो डिटेल से हम बात करते हैं जनरल सीट्स की, और तसल्ली से बात करते हैं। ठीक है, HND पे। तो इसके बारे में देखिए, एजुकेटेड की एडवर्टाइजमेंट है, इसको देखें। तो ये तहसील वाइज सीट्स आती हैं। तहसील मरी की सीट्स आई थी 2019 में। तो तहसील वाइज सीट्स हैं, मेल की अलहदा आएंगी, फीमेल्स की अलहदा आएंगी। तो एजुकेटेड जो सीट्स होंगी वो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेपरेट होंगी। यानी फीमेल्स का जो कंपटीशन है वो जस्ट फीमेल्स के साथ है। तो जिस जिस फीमेल का जीके अच्छा होगा वो लग जाएगी, जिसका जीके अच्छा नहीं होगा वो फिर बच्चे खिलाएगी। ठीक है, तो बच्चे तो वैसे सब नहीं खिलाने। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फिर वो घर ही रहेगी। तो क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं, उनके घर वाले कहते हैं स्कूल टीचर ही बनोगी, लेक्चरर ही बनोगी तो जॉब करने देंगे, अदरवाइज घर ही रहना। तो जीके मस्ट है। अब बीएड वाली बात बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे ना, ये नीचे देखिएगा क्वालिफिकेशन। अब मैं जूम करता हूँ क्वालिफिकेशन को। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद पढ़ा नहीं जा रहा होगा। मैं जरा और जूम करता हूँ, क्योंकि इसको खोल ही आप लोगों को दिखाने के लिए है। और मैंने जूम किया है, मैं और जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा नजर आए। अच्छा जी, ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई है एजुकेटेड साइंस की। तो मास्टर्स डिग्री या बीएस या बीएससी ऑनर्स, 16 ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है। नजर आ रहा है आप लोगों को? 16 साल एजुकेशन। कहाँ पे लिखा है एमफिल का? एमफिल का कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो एजुकेटेड साइंस में फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट लिखे हुए हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस दैट आर recognized and issued by declared declared equivalent on the basis of course content by higher education commission। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बीएड, बीएस एड, एम एड, एमएस एड एंड एडीई, एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन अप्लाई करते हुए जरूरी नहीं है, सिलेक्शन के बाद जरूरी है। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, तो बीएड जो है, बीएड, एडीई, एमएड, एमएस एड, बीएस एड, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अब एडवर्टाइजमेंट के नीचे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के नीचे जाते हैं सबसे एंड पे। ठीक है, क्राइटेरिया में जाते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया में जाते हैं। अब आप लोग खुद पढ़ लें, आप लोग ये पॉइंट एडवर्टाइजमेंट का खुद पढ़ लें। दी अपॉइंटी, अपॉइंटी कौन होता है? जिसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। अपॉइंटी कौन होता है? जिसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। जो सिलेक्ट हो गया वो अपॉइंटी है, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो तो अपॉइंटी नहीं है। तो अपॉइंटी कौन होगा? जो सिलेक्ट होगा। द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी? बीएड, एमएड, बीएसएड, एमएसएड, एडी, इनमें से कोई भी एक चीज की हो। अगर इनमें से आपने कोई चीज नहीं की हुई तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं की।
who lacks professional qualification will have to acquire requisite professional qualification within contractual period। यानी जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के अंदर अंदर हासिल करेगा। अगर वो हासिल नहीं करता तो 3 साल के बाद वो घर बैठेगा। 3 साल के बाद वो घर बैठेगा। तो बीएड कितनी देर का होता है? जो बीएड होता है वो कितनी देर का होता है? बताएं मुझे आप लोग। बीएड जो है वो कितनी देर का है? क्या बीएड 3 साल का होता है या 1.5 साल का होता है? बीएड होता है 3 सेमेस्टर्स का, 1.5 साल का। तो क्या आप बीएड नहीं कर सकते? क्या आप 3 साल के अंदर अंदर बीएड नहीं कर पाओगे? इतने नलायक तो नहीं ना हैं आप? इतने नलायक तो नहीं ना हैं आप कि आप 3 साल के अंदर अंदर बीएड भी ना कर सकें? ठीक है, इतने नलायक नहीं है आप। आप कर लेंगे। ठीक है, आप कर लेंगे। ये मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने दिसंबर तक जिनका नहीं हुआ, क्योंकि दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट आ जानी है। तो जिनका नहीं हुआ उन्होंने परेशान नहीं होना। ठीक है, जिनका नहीं हुआ उन्होंने परेशान नहीं होना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी लिखा होगा। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो। अच्छा, 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल टाइम नहीं है, 5 साल टाइम है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड आपके सामने लिखा हुआ है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यानी 5 साल के अंदर अंदर बीएड करना है। जी, अब आप लोगों को क्लियर हुआ बीएड वाला पॉइंट? बीएड वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को क्लियर हुआ है? सर, क्या एमफिल या बीएड कोई एक्स्ट्रा नंबर है क्या? कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। एमफिल और बीएड के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते। यहाँ पे लिखा होना था एक्स्ट्रा नंबर होते तो। पढ़ लेती हैं, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा जी। अब एक्स्ट्रा नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे किसके? एक्स्ट्रा नंबर जो है वो किसके लिखे हुए हैं? लिखा हुआ है जी, डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर तहसील मरी एंड तहसील कोटली सत्तियां, एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मियांवाली विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एवरी तहसील ऑफ मियांवाली। ठीक है, ये चूंकि रावलपिंडी और मियांवाली की सीट्स आई थी, बाकी पंजाब की नहीं थी आई तब। तो लिखा हुआ है कि जी रावलपिंडी, पूरे रावलपिंडी जिले के जो बच्चे हैं वो तहसील मरी और तहसील कोटली सतिया के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और पूरे मियांवाली जिले के जो बच्चे हैं वो मियांवाली की तमाम तहसीलों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट एप्लीकेंट्स ऑफ द तहसील्स इन विच पोस्ट आर एडवर्टाइज्ड एंड बी इंटाइटल्ड, सॉरी मैं दोबारा पढ़ लूँ, पोस्ट आर एडवर्टाइज्ड will be entitled for 4 additional marks allocated for tahsil at the time of preparation of final merit and after qualifying the written test and interview। यानी 4 एडिशनल नंबर किसे मिलेंगे? जो अपनी तहसील में अप्लाई करेगा। यानी जब आप अपनी तहसील की पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको उसके 4 एडिशनल नंबर मिलेंगे। यानी मैं तहसील शेखुपुरा से हूँ, तो तहसील शेखुपुरा में तहसील शरकपुर वाला बच्चा भी अप्लाई कर रहा है, तहसील फिरोज वाला भी अप्लाई कर रहा है, जो तहसील सफदराबाद से स्टूडेंट ताल्लुक रखता है वो भी अप्लाई कर रहा है, जो तहसील तहसील फिरोज वाला वाला वो भी अप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब शेखुपुरा की 5 तहसीलें हैं, तो पांचों तहसीलों के बच्चे जो हैं वो तहसील शेखुपुरा में अप्लाई कर रहे हैं। तो तहसील शेखुपुरा वाले बच्चे को बाकियों की निस्बत 4 एडिशनल नंबर दिए जाएंगे। और वो कब मिलेंगे? वो मिलेंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद। जब आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तो फाइनल मेरिट के मौके पे आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अपनी तहसील के होने की बेसिस पे। तो एडिशनल नंबर किसकी है? अपनी तहसील की। अपनी तहसील के एडिशनल नंबर है। कोई बीएड के एडिशनल नंबर नहीं है, कोई एमफिल के एडिशनल नंबर नहीं है। इसमें एकेडमिक में नंबर किस किस के काउंट होंगे? मैट्रिक के नंबर काउंट होंगे, इंटर के नंबर काउंट होंगे,
और जो आपकी होगी बीएससी या एमएससी उसके काउंट होंगे या आपके बीएस के काउंट होंगे। ठीक है। इसमें एमफिल बीएड के नहीं है। देखिए बीएड अगर आप कर लेते हैं तो उसका आपको ये फायदा होगा कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी जो एजुकेटर की सीट्स आती हैं उसमें बीएड कंपलसरी होता है। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो एजुकेटर की सीट्स आती हैं उसमें बीएड कंपलसरी है, उसमें बगैर बीएड के अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो बीएड करने से नहीं मैं रोक रहा, मैं सिर्फ आप लोगों का जो डर है कि हमने बीएड नहीं किया तो क्या हम एजुकेटर्स में अभी एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप अभी एलिजिबल हैं। आप लोगों को ये दिमाग में एक डर घुसा हुआ है कि हमने तो अभी तक बीएड नहीं किया, तो दिसंबर में जो सीट्स आनी है क्या हम एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो आप लोग एलिजिबल हैं अभी। ठीक है। तो मेरा आपको समझाने का पर्पज ये है कि आप अभी बगैर बीएड के भी एलिजिबल है, बेशक आपका बीएड चलता जाए, अभी इनरोल करवा लें बाद में इनरोल कर लें, वो कोई मसला नहीं। बीएड आपको बाद में भी करना है अभी भी करना है तो अब कर लें। ठीक है। तो मसला ये है कि अगर अब एजुकेटर की सीट्स आती हैं दिसंबर में तो आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है। समझ आई इस पॉइंट की? क्या समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने अप्लाई लाजमी करनी है। ये नहीं समझना कि बीएड नहीं मैंने किया हुआ तो मैं अब रहने दूं। ठीक है। तो बीएड नहीं किया हुआ तो मैं रहने दूं, तो ये हरकत नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ एच एन डी वालों, अब आपकी बारी आ गई है और बाकियों की भी बारी आ गई है। अभी लेक्चरर की सीट्स भी डिस्कस करनी है हमने। लेक्चरर में किस तरह मेरिट बनता है, कौन कौन किस में अप्लाई कर सकता है, सारा अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बस ये गूगल क्रोम मेरा ओपन हो जाए, क्योंकि मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके आपको समझाऊंगा। मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं करूंगा कि सीनियर ने ये कहा, जूनियर ने ये कहा, फलां ने ये कहा, उसने ये कह दिया। मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखा के बात करूंगा। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर मैं नहीं जाता। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया गूगल क्रोम। अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बस ये गूगल क्रोम ओपन हो जाए, पीपीएससी को मैं जरा सर्च कर लूँ। ओके जी, ये आ गया पीपीएससी। तो ये हमने गूगल के ऊपर लिखा पीपीएससी, तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। ठीक है। ये क्या आ गया? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। अच्छा, जिनकी एचएनडी डिग्री है क्या वो यूएफ से हैं? अभी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पढ़ रहे हैं? आप में से कौन कौन अभी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पढ़ रहा है? आप में से कितने लोग अभी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पढ़ रहे हैं? अभी कौन कौन पढ़ रहा है यूएफ से? अच्छा जी, मेरी बात सुन लें। अभी मैं आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। 11 अक्टूबर को, बुध वाले दिन, 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक मेरा सेमिनार है यूएफ में। जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद है वहां पे मेरा सेमिनार है पीपीएससी पे, 12:30 से लेके 2 बजे तक। आप लोगों को पता है एसटी ऑफिस का, सीनियर ट्यूटर ऑफिस का, जो यूनिवर्सिटी का सीनियर ट्यूटर ऑफिस है, उनका एक क्लब है क्विज क्लब। तो क्विज क्लब वालों ने मुझे इनवाइट किया है सेमिनार पे। तो उस सेमिनार की डिटेल्स वगैरह मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। तो आप लोग लाजमी सेमिनार अटेंड कीजिएगा। वो सेमिनार के अंदर ना सिर्फ मैंने पीपीएससी का बताना है बल्कि मैंने बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करनी है। टाइम मैनेजमेंट का डिस्कस करना है।
किस तरह गवर्नमेंट जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता पाता, ऑनलाइन मैं आपको नहीं बता पाता, लेकिन वहां पे सेमिनार के अंदर जो है वो फेस टू फेस हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा सेमिनार की डिटेल्स। अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वो यूएफ वाले जो है वो करवा रहे हैं। तो मैंने आना है जी 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप लोग लाजमी अटेंड कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा, और अपने रूममेट्स वगैरह को भी कहिएगा, अपने रूममेट्स को भी कहिएगा। तो सब लोग आइएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही काम की बातें होंगी, बहुत अच्छी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा जी, आपने लिखा गूगल के ऊपर पीपीएससी। अब पंजाब की जो जॉब्स आती हैं ये पीपीएससी के जरिए आती हैं, तो पीपीएससी हमने लिख लिया। ठीक है, एनटीएस वालों ने एचएनडी की जॉब्स अनाउंस की थी, और मैंने वीडियो बना के एचएनडी के ग्रुप में भी भेजी थी। जो एचएनडी की जॉब्स आई थी एनटीएस के जरिए, उनकी मैंने वीडियो बना के ग्रुप में भी भेजी थी। ये पीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। हमने पीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर ली। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जॉब्स लिखा हुआ है, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 के ऊपर क्लिक किया। अब ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 जो है वो ओपन हो गई है। पीपीएससी में दो तरह से जॉब्स आती हैं। एक होती है प्रोफेशनल सीट। गूगल्स लाइसियम पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन एकेडमी है जो पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी 2020 से करवा रही है। और गूगल्स लाइसियम को ही ये शर्फ हासिल है कि इसने ही सबसे पहले बच्चों को बताया कि पीपीएससी में दो तरह की सीट्स आती हैं। एक प्रोफेशनल सीट होती है और एक जनरल सीट होती है। बहुत बड़े बड़े जो आजकल टीचर बने हुए हैं उनको भी ये नहीं बात पता। ठीक है, यानी हर बंदा ही आजकल टीचर बना हुआ है। तो मैं पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो अंधाधुंध ऐसे लोगों से भी पढ़ रहे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि पीपीएससी में दो तरह की कैटेगरीज हैं सीट्स की, एक प्रोफेशनल होती है, एक जनरल होती है। ठीक है, तो हर बंदा करियर काउंसलर नहीं होता। तो हर बंदा करियर काउंसलर नहीं हो सकता, हर बंदा टीचर नहीं हो सकता। तो प्रोफेशनल सीट होती है एक, और एक होती है जनरल सीट। एक होती है जनरल सीट। अब प्रोफेशनल सीट क्या होती है? प्रोफेशनल सीट वो पीपीएससी की सीट होती है जिसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन होता है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेंशन होता है, वो होती है प्रोफेशनल सीट। यानी उसी डिग्री का बंदा, उसी सब्जेक्ट का बंदा उसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कोई और उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। एक जनरल सीट है जिसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ के समझाता हूँ कि जनरल सीट क्या है और प्रोफेशनल सीट क्या है। अब यहाँ पे मैं इसे जूम करता हूँ। ये अभी सीट्स आई हैं, इनकी जो लास्ट डेट है वो गालबन 15 अक्टूबर है। अभी देख लेते हैं कौन सी लास्ट डेट है। तो इनकी लास्ट डेट जो है वो 9 अक्टूबर है। कल लास्ट डेट है जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 की कल लास्ट डेट है। अच्छा, अभी पढ़ते हैं। सबसे पहली पोस्ट आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है? एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है या और जूम कर दूं? आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट क्लियर नजर आ रही है या और जूम कर दूं? और जूम कर दूं या क्लियर नजर आ रही है? क्लियर है जी, ठीक है। देखो, एडवर्टाइजमेंट देखने का तरीका क्या होता है? पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट देखने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखें केस नंबर क्या है, फिर देखें नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट कितनी है। अच्छा, अब नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर एक पोस्ट होती है ओपन मेरिट, एक पोस्ट होती है
ओपन मेरिट। ओपन मेरिट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जो ओपन मेरिट सीट होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों काउंट होते हैं। एक होती है वीमेन कोटा। जो वीमेन कोटा होता है उसमें जस्ट फीमेल्स काउंट की जाती हैं, मेल काउंट नहीं होते, फीमेल्स जस्ट काउंट होती हैं। तो ये आई हैं टोटल 6 सीट्स। ये 6 सीट्स आई हैं इंक्लूडिंग 2 पोस्ट रिजर्व फॉर वीमेन कोटा। यानी 6 सीट्स आई हैं, खवातीन 6 की 6 के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो मर्द है वो 4 के लिए एलिजिबल है। यानी जो मेल है वो जस्ट 4 में काउंट किए जाएंगे, फीमेल 6 की 6 में काउंट की जाएंगी। मर्द क्यों 4 में काउंट किए जाएंगे? क्योंकि पीपीएससी वालों ने 6 में से 2 सीटें जस्ट खवातीन के लिए सेपरेट से रख दी हैं। तो फीमेल्स जो है वो ओपन मेरिट पे भी काउंट होती हैं, वो अपने अलहदा कोटे पे भी काउंट होती हैं। तो फीमेल्स जो है वो हर जगह पे काउंट होती हैं। ठीक है। तो मेल बेचारा जो है वो मारा जाता है। अब ये यहाँ पे पोस्ट का नाम है जी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। अब इसमें एमबीबीएस लिख दिया है, एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन। यानी जब यहाँ पे एमबीबीएस लिख दिया है तो इसका मतलब है कि जस्ट एमबीबीएस वाला ही अप्लाई कर सकता है, कोई और बंदा इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। ये है प्रोफेशनल सीट। जब एक प्रोफेशन मेंशन कर दिया गया कि इस प्रोफेशन वाला बंदा ही अप्लाई करेगा, तो इट मींस कि और कोई भी डिग्री वाला इस पे एलिजिबल नहीं है, कोई और डिग्री वाला इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो कोई और डिग्री वाला जो है वो इस पे एलिजिबल नहीं है, कोई और डिग्री वाला अप्लाई नहीं कर सकता। जस्ट यही डिग्री वाला जो है एलिजिबल है, यही अप्लाई कर सकता है। ठीक है। ये थी प्रोफेशनल सीट। अब मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 ओपन करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 मैंने ओपन की, लड़कियों के लिए एक बड़ी अच्छी पोस्ट आई है। लड़कियों के लिए पोस्ट आई है जी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 में आई है। केस नंबर है 7RJ। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 7J लिखा होगा, आर मिस होगा। टोटल 7 पोस्ट है और सातों के साथ वीमेन कोटा, यानी मर्द है ही नहीं। खवातीन के दरमियान मुकाबला है, ये 7 सीटें हैं। असिस्टेंट ग्रेड 16 के, असिस्टेंट का मतलब ये नहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं है। असिस्टेंट जो होता है ये ऑफिस असिस्टेंट होता है, इसने ऑफिस को चलाना होता है, ऑफिस को असिस्ट करना होता है। अब ये ऑफिस को असिस्ट कैसे करता है? असिस्टेंट के मातहत क्लैरिकल स्टाफ होता है। यानी असिस्टेंट के मातहत क्लर्क होते हैं। असिस्टेंट ने क्लर्कों से काम करवाना होता है, और क्लर्कों से काम करवा के अफसरों को देना होता है, और अफसरों से काम लेके क्लर्कों को देना होता है। असिस्टेंट जो है वो बेसिकली एक ब्रिज है, एक पुल है बिटवीन ऑफिसर्स एंड क्लैरिकल स्टाफ। तो असिस्टेंट जो है वो किसी का पीए नहीं होता, किसी का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता। असिस्टेंट जो होता है ये ऑफिस को असिस्ट करता है। ऑफिस को असिस्ट किस तरह करता है? ऑफिसर से फाइल ली, क्लर्कों को दे दी, क्लर्कों से फाइल ली, ऑफिसर्स को दे दी। तो क्लरिकल स्टाफ से इसने काम करवाना होता है। अब यहाँ पे ऑन रेगुलर बेसिस ये पक्की नौकरी है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखें। ठीक है, क्वालिफिकेशन पढ़े जी। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। अब क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिखा हुआ है? जी इरम और फातिमा, इरम इजाज और फातिमा, क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन है? कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन है या अकेला बैचलर्स डिग्री ही लिखा हुआ है? आप लोग बोल के भी बता सकते हैं, आप लोग बोल के भी बता सकते हैं। नो सर, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जी बिल्कुल। तो जब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो इट मींस कि हर कोई जो है वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इस पे अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि इस पोस्ट पे तमाम लोग एलिजिबल है। एच&डी वाले भी एलिजिबल है, फूड साइंस वाले भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, होम इकोनॉमिक्स वाले भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, बायो वाले भी एलिजिबल है। यानी पाकिस्तान में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है।
तो HND वाले इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल सीट है। तो PPSC की हर एडवर्टाइजमेंट में जनरल सीट्स आती हैं। तो PPSC की हर एडवर्टाइजमेंट में जनरल सीट्स आती है। ये ग्रेड 16 का जो असिस्टेंट होते हैं, गजटेड ऑफिसर होता है। ये लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट ये कर सर, सकता है, इसके पास। जी तबिंदा। सर आपने इसमें कहा है कि पूरे पाकिस्तान से, तो क्या पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं या जस्ट पंजाब वाले? मैंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी डिग्रीज करवाई जाती हैं, वो तमाम डिग्रीज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करना पंजाब वालों ने अप्लाई है, पूरा पाकिस्तान अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई तो पंजाब के डोमिसाइल से ही होगा। मैंने एक मिसाल दी है कि पंजाब वाला अगर सिंध से कोई अजीबोगरीब डिग्री भी कर रहा है, तो वो फिर भी अप्लाई कर सकता है। ओके सर, समझ आ गई, थैंक यू। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीट आई है। अच्छा, ये जो जनरल सीट होती है, इसका सिलेबस क्या होता है? जो जनरल सीट होती है, इसका सिलेबस 100% GK है। ये पढ़ ले खुद ही। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं। ये 100% GK है। वन पेपर MCQs टाइप एग्जाम है। जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन, कंप्राइजिंग क्वेश्चंस, 90 मिनट ड्यूरेशन, कंप्राइजिंग क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, ये सारे के सारे जनरल नॉलेज के कंटेंट्स हैं। तो जनरल सीट में आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको GK करना पड़ेगा। आपको GK करना पड़ेगा। ठीक है, GK के बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो GK आप लोगों को करना पड़ेगा, GK के बगैर आपका गुजारा नहीं है। ठीक है। तो जनरल नॉलेज रिक्वायर्ड है, यानी जितनी भी जनरल सीट्स आती है उसमें जनरल नॉलेज रिक्वायर्ड है। ये कंपलसरी है। तो GK जो है वो कंपलसरी है। ठीक है। आगे देखते हैं। एक ये जनरल सीट आई है। अब ये देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट। अब इसमें डिग्री मांगी हुई है, बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्ट। अब आप लोग मैसेज पे लिख के बताएं कि क्या ये एक जनरल सीट है, ये प्रोफेशनल सीट है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब ये जनरल सीट है, ये प्रोफेशनल सीट है। ये प्रोफेशनल सीट है, और प्रोफेशनल सीट के अंदर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोफेशन यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। ठीक है। अब समझ आ रही है आप लोगों को? फातिमा और इरम इजाज। तो HND वाले तमाम जनरल सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और और पंजाब फूड अथॉरिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की भी सीट्स आनी है, ये इसी साल आनी है पंजाब फूड अथॉरिटी की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तहसीलदार की सीट्स है, ये सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली सीट्स है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली सीट्स है जी, तहसीलदार की सीट्स। ये ग्रेड 16 की तहसीलदार की 14 पोस्ट आई है, 14 रेगुलर बेसिस पे है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन पढ़ें। ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन है या नहीं? ये प्रोफेशनल सीट है, जनरल सीट है? इरम, इरम आपने बताना है। इरम ने तो शायद क्लास ही लेफ्ट कर दी है। ये जनरल सीट है। ये एक जनरल सीट है। ठीक है। तो ये एक जनरल सीट है। तो ये एक जनरल सीट है, और जनरल सीट में तमाम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल सीट है, इसमें तमाम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट मैं ग्रुप के अंदर भेजूंगा, डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई है। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं। अच्छा, तहसीलदार की भी सिलेबस देख ले आप लोग।
तहसीलदार का भी सिलेबस देख लें। 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर है। 100 मार्क्स का उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर है। 100 मार्क्स का जीके का पेपर है। और 100 मार्क्स का रेवेन्यू लॉस का पेपर है। तो मेरा जो सेशन है उसमें तहसीलदार की भी कंप्लीट तैयारी होगी, असिस्टेंट की भी कंप्लीट तैयारी होगी, और जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं उन सबकी तैयारी होगी, एजुकेटर्स की भी तैयारी होगी। तो आप में से जो जो लोग स्कूल टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बेशक बैच ज्वाइन ना करो, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 फ्री क्लासेस लाजमी लेना। जिस लिंक से आप लोगों ने ये सेमिनार अटेंड किया है ना, यही लिंक होगा कल भी, परसों भी और बुध वाले दिन भी। तो फ्री क्लासेस लाजमी लीजिएगा, या फ्री क्लासेस लेने में भी आप लोग को मसला है, चलो पेड सेशन आप लोग नहीं ले सकते, क्या फ्री क्लासेस लेने में भी आप लोगों को कोई मसला है? तो फ्री क्लासेस जो है वो लाजमी लीजिएगा। मजा आया तो पैसे भर देना, मजा ना आया तो छोड़ देना। ठीक है। अगर कुछ नया सीखना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हो, तो लाजमी ये सेशन ज्वाइन करना। बहुत कुछ नया आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोगों को बहुत कुछ नया जो है वो मालूम होगा। ठीक है। आई होप कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब मुझे आप लोग इजाजत दें, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। जी मैं तहसीलदार की तैयारी करवाऊंगा। तहसीलदार की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। कल से तहसीलदार की एसए की भी करवाऊंगा, रेवेन्यू लॉस की भी करवाऊंगा, एसए की भी करवाऊंगा, उर्दू की भी करवाऊंगा, उर्दू एसए की भी करवाऊंगा। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका 2 दफा पीएमएस उर्दू क्लियर हुआ है। ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका 2 दफा जो है वो क्लियर हुआ है पीएमएस उर्दू का। तो वो आपको उर्दू का ऐसे करवाएंगी। जी असिस्टेंट वाली में टोटल जीके आएगा। जो असिस्टेंट वाली है उसमें टोटल जीके ही आएगा। आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। आपकी जो डिग्री है उसमें से कुछ भी नहीं आना। आपने जो 4 साल पढ़ी है ना डिग्री, उसमें से तहसीलदार में भी कुछ भी नहीं आना, उसमें असिस्टेंट में भी कुछ नहीं आना, उसमें बाकी जनरल सीट्स में भी कुछ नहीं आना। तो पीपीएससी की जितनी भी जनरल सीट्स है वो आपकी डिग्री में से नहीं आना उसका पेपर, वो जीके में से आना है। अच्छा जीके में से क्यों आता है? देखिए जनरल सीट में हर डिग्री वाला बच्चा एलिजिबल होता है। तो हर डिग्री वाले बच्चे से वो हर डिग्री का पेपर तो नहीं ले सकते लदा लदा। जी असिस्टेंट का पेपर 100 मार्क्स का है और उसमें जस्ट जीके है। असिस्टेंट के पेपर असिस्टेंट के पेपर में जस्ट जीके है, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो असिस्टेंट ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है असिस्टेंट वाला, यकीन जाने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ये फीमेल्स के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत ज्यादा सूटेबल है। टीचिंग के बाद ये पोस्ट सूटेबल है, यानी लड़कियों को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। ऑफिस जॉब है, एक ही दफ्तर के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, उधर ही जॉब होनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइल पकड़ के उधर करना, फाइल पकड़ के इधर करना, और सारा दिन वेले बैठे रहना। ठीक है। असिस्टेंट बन के आप लोग पढ़ भी सकते हो। इंटरव्यू जीके का होता है। इंटरव्यू सारे का सारा जीके का होता है। ठीक है। अच्छा मैं ग्रुप्स के अंदर कुछ वीडियोस भेजूंगा। अभी अभी मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा। वो सारी की सारी वीडियोस लाजमी देखिएगा फ्री टाइम में ना। कोई सवाल है तो पूछें, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछें। इंग्लिश ऐसे जो है वो मैं खुद नहीं करवाऊंगा, वो करवाना भी हुआ मेरा, वैसे इंग्लिश ऐसे क्लियर भी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने पेपर दिया था इंग्लिश ऐसे का, वो मेरा क्लियर था।
इंग्लिश ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो मैं खुद नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं खुद करवाऊंगा। सर वहाँ कंप्यूटर लिटरेट लिखा हुआ है। कंप्यूटर लिटरेट से मुराद है कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट से हरगिज ये मुराद नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेट से हरगिज ये मुराद नहीं कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। जो मेरा सेशन है, जो मेरा सेशन है, इससे आपके इंटरव्यू की भी तैयारी होगी, ठीक है, इससे आपके इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। इंग्लिश ऐसे कितने वर्ड्स का लिखा होगा? इंग्लिश का ऐसे अगर 20 नंबर का आता है, तो होगा भी ऐसे 20 नंबर का ही। 20 से 20 नंबर का आएगा तो फिर 600 वर्ड्स का होगा, शॉर्ट ऐसे होगा, ठीक है। अगर 50 नंबर का होगा इंग्लिश का ऐसे, तो इसका मतलब है वो 1200 वर्ड्स का होगा, यानी 12 साइड्स का होगा। या अगर 150 वर्ड्स आप एक साइड पे लिखते हैं, तो फिर आपके कितने वर्ड्स बन गए ये, तकरीबन 10, तकरीबन ये आपके 8 साइड्स बनेंगी। ये आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साइड के ऊपर, पेज की एक साइड पे कितने वर्ड्स लिखते हैं। तो अगर 100 वर्ड्स लिखते हैं एक पेपर की साइड पे, तो फिर तो आपके 12 साइड्स बनेंगी। अगर 150 वर्ड्स लिखते हैं तो फिर आपकी 8 साइड्स बनेंगी। तो तो ऐसे 20 नंबर का है या 50 नंबर का है, ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने 100 नंबर का ऐसे पास किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैंने 100 नंबर का ऐसे पास किया हुआ है। राइटिंग कितनी मैटर करती है? 50% राइटिंग मैटर करती है, 50% नहीं करती। आपका बस जो लिखा हुआ है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन लिखा हो, पढ़ने में आसानी हो। पूरा ऐसे किसी ने नहीं पढ़ना, पूरा ऐसे किसी एग्जामिनर ने नहीं पढ़ना होता। आउटलाइन देखनी है सबने, आउटलाइन के मुताबिक कितने पैराग्राफ लिखे हैं ये देखेंगे, ठीक है, आउटलाइन के मुताबिक कितने पैराग्राफ लिखे हैं ये देखेंगे। और और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर ठीक है। पूरा ऐसे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता पूरा ऐसे पढ़ने। आउटलाइन में जितने पॉइंट्स लिखे होंगे उतने पैराग्राफ होने चाहिए। तो आउटलाइन उन्होंने देखनी है कि आउटलाइन में कितने पॉइंट लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने पैराग्राफ देखने हैं। ठीक है, समझ आई है अब आप लोगों को? आप लोगों को समझ आई? कोई और सवाल किसी का? कोई और सवाल? अलीना आपने तो मेरा बैच 22 भी ज्वाइन किया हुआ है बैच नंबर 22 ज्वाइन आपने। तो इनको जरा बोल के बताओ कि अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बैच नंबर 22 आपने ज्वाइन किया है, तो बोल के बताओ अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो होप सो मेरा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जी थैंक यू अलीना।
ओके जी, आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपके तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों के। तो इंशाल्लाह कल रात 9 बजे जो है वो हम मिलते हैं, और कल रात 9 बजे जो है वो क्लास होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।